ओके, सो हेलो एवरीवन। आप ऑब्वियसली ज्वाइन कर रहे हो सीएस एग्जीक्यूटिव। ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर ही आपका अटेम्प्ट आएगा, दिसंबर में तो नहीं रहेगा। सो दिस डेमो लेक्चर इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडेंट्स। मतलब ये रिकॉर्डेड प्रॉपरली, अभी लेटेस्ट ही है, लेटेस्ट माल है एकदम। दिस इज प्रॉपरली रिकॉर्डेड फॉर जून 2021 अटेम्प्ट। ठीक है, तो सी लॉ क्या होता है थोड़ा सा तो भी तुमको आइडिया होगा। सी एच डब्ल्यू टी में बेसिक्स फाउंडेशन, मतलब फाउंडेशन ऑफ कंपनी लॉ था एक तुमको थोड़ा सा। तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या रहते हैं, कंपनी क्या रहता है, क्यों एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ऑडिटर्स का क्या रोल रहता है, एक छोटे कंसेप्ट कवर हुए थे उसमें। इवन सीएसआर नाम का एक कंसेप्ट कवर हुआ था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा है इसमें। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये अभी पूरा एक जो चैप्टर था तुमको सिर्फ एक सब्जेक्ट में, अभी वो पूरा सब्जेक्ट ही बन चुका है। राइट, सो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 40 पासिंग है इसमें और एग्रीगेट 50 लगेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप का सेकंड पेपर रहेगा ये। ठीक है, तो क्या अप्रोच रहेगा, कैसे ये पेपर हम सॉल्व करें, क्या इसमें दिक्कतें आती, क्या एक्सपीरियंस रहा है मेरा, मैं ये सारा शेयर करूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अभी अपन जाते हैं सब्जेक्ट के बारे में। पहले बताता हूँ ये सब्जेक्ट है क्या। सो व्हाट इज सी लॉ। ऐसा नहीं कि तुम पहली बार ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राइट। सो कंपनी लॉ तुमको थोड़ा सा मालूम है क्या है। ये कंपनीज एक्ट 2013, अपन सारे इसके आसपास के ही चीजें देखेंगे। इसमें और भी अपन 7-8 लॉज पढ़ेंगे, बट मेन अपन लॉ देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013। ये 2013 क्यों, क्योंकि ये 2013 साल में आया था। ईयर 2013 में आया था, मतलब लेटेस्ट है काफी। तुम बोलोगे 7 साल हो गए, फिर भी लेटेस्ट है। इसके पहले पुराना लॉ था 1956। सोचो बाबा आदम के टाइम का ये लॉ था, वो अभी बंद हो चुका। पूरा लेटेस्ट लॉ है ये 2013। तो क्यों ये पढ़ना है वो तो तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, बट उससे पहले क्या ये लॉ है। सबसे पहले ये बता देता हूँ थोड़ा सा, भले ही तुमको सीएचडब्ल्यूटी में आइडिया होगा लॉ होता क्या। लॉ मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। क्यों ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस अपन ने फॉलो करने के। स्कूल में अगर यूनिफॉर्म ही नहीं तो कोई भी कुछ भी पहन के जाएगा। स्टूडेंट्स मस्ती कर रहे थे, कभी कभी कुछ भी पहन के नहीं जाएंगे, स्टूडेंट्स वही याद रहते बराबर। तो लॉ कुछ रूल रेगुलेशन होना चाहिए, ट्रैफिक के लॉज कुछ होने चाहिए, वरना हर कोई 60-70 पे गाड़ी भगाएगा, दारू पी के गाड़ी चलाएगा। लॉलेसनेस बोलते हैं ना अपन उसको, कि मतलब जहाँ पे कोई लॉ फॉलो नहीं करता, मतलब यहाँ पे लोग कुछ भी कर रहे हैं। तो अगर कंपनीज को भी ऐसे लॉ कुछ रखा नहीं ना, तो कुछ भी लोग करेंगे। तुम बोलोगे फर्क क्या पड़ता है अपने को अगर लोगों ने लॉ नहीं फॉलो किया। देखो दो टाइप के क्राइम्स रहते हैं, एक रहते छपरी क्राइम, ठीक है, और एक रहते व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर मतलब क्या, जो सोफिस्टिकेटेड बहुत पढ़े लिखे लोग वो क्राइम करते हैं। नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ रहा है वो बैड बैड बॉय बिलीनियर्स, ठीक है, वो चेक करो कि कैसे झोल मारते कंपनी। एक बहुत बड़ा मतलब एक एंटरप्राइज भी है झोल मारने के लिए, फ्रॉड करने के लिए। सो पीपल हैव डन लॉट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज बिकॉज खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। थोड़ा सा तुमको याद होगा कि आर्टिफिशियल पर्सन करके कंसेप्ट था। आर्टिफिशियल पर्सन क्या बोलता है कि कंपनी अलग और जो बनाने वाले वो अलग। तो मतलब अगर कुछ भी गलत हुआ तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जेल में जाएंगे या फिर मेन कंपनी बंद हो जाएगा। तो काफी लोगों ने इसका गैर फायदा उठाया। काफी यूएस में प्रॉब्लम आया, यूके में प्रॉब्लम आया। अपन ने ये जो लॉ है वो थोड़ा कॉपी पेस्ट ही मारा है। कॉपी पेस्ट मारने का फायदा क्या होता है, जो ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज है, जो ऑलरेडी प्रूवन चीज है, वही अपने को मिल जाती है। मतलब अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सो दिस लॉ इज अ वेरी वेल लॉ। यहाँ पे काफी मेजोरिटी चीजें उन्होंने कवर की, वो अपन देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। तो समझा कि क्या रहता है ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। अगर ये रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहे तो कॉमन पब्लिक का नुकसान होगा, क्योंकि लोग कंपनी में पैसा डालते। बाद में मेरा भी पोर्टफोलियो दिखा दूंगा, एक छोटा सा पोर्टफोलियो। अगर पैसा लोगों ने डाला और वो डूब गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सो ये है अपन ये जो पूरा चैप्टर ही है, मतलब अदर सब्जेक्ट ही, ये सब्जेक्ट पूरा किस पे बेस्ड है, कंपनीज एक्ट पे ही ऑब्वियसली। क्यों ये समझा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस मेन फॉलो करने कंपलसरी है। ठीक है, कौन ऐसा बोलता है, लॉ बोलेंगे ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉ में ही रूल्स एंड रेगुलेशन छुपे होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सी लॉ तो थोड़ा बहुत समझ गया होगा। इज इट रिलेवेंट टू सीएस, तुम्हारा बोलना होगा कि ये सीएस में काम का है या नहीं। शायद से अगर तुमको थोड़ा आइडिया होगा तो सीएस में मेन, जब तुम सीएस बन जाओगे कंपनी सेक्रेटरी, पूरा तुम्हारा विथ वो उनका ट्रेनिंग, तुम्हारा तुमने मेंबरशिप ले लिया, सब सब हो गया, तुम्हारा एज 21 हो गया, तुम जैसे ही सीएस बन गए, तुमको मेन प्रैक्टिस तो कंपनी लॉ की करनी। कंपनी सेक्रेटरी नाम में ही कंपनी का पूरा देखभाल करने वाला बंदा, वही क्या है, सीएस है। तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा मेन माई बाप लॉ है, ये पूरा अच्छे से करना है। बाकी भी लॉ अपन 100 लॉज पढ़ेंगे, प्रोफेशनल तक जाओगे ना, अराउंड 100 लॉज यू विल बी स्टडिंग, बट द मेन लॉ इज कंपनीज एक्ट। बिकॉज विदाउट दिस तुम सीएस कुछ बन ही नहीं सकते। भले तुम डिग्री मिल जाएगा तुमको, पर अगर कंपनी लॉ का नॉलेज नहीं होगा कोई भी तुमको जॉब नहीं देगा। ठीक है,
जैसे सीए देखता है फिनेंस एक्ट, पैसों का सारा हिसाब रखता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ता है, तो तुम्हारे लिए मेन लॉ कौन सा है? ये कंपनीज एक्ट। तुमको और भी 100 लॉज बोले जैसे मैंने, वो रहेंगे, बट दोज आर नॉट इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ वंस यू बिकम अ डिग्री होल्डर, वंस यू गेट एन एक्सपीरियंस, ये सारा। तो जब तुम जॉब इंडस्ट्री कोई भी या फिर प्रैक्टिस भी करोगे, मेजोरिटी काम तुम्हारा ये इसमें कंपनीज एक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेलेवेंट है क्या? 100%। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ये बेस है, आज एग्जीक्यूटिव बेस है, प्रोफेशनल में भी रहेगा, तो ये पूरा अच्छे से करना है अपने को, ठीक है। इंटर्नशिप में पूछते हैं वो क्वेश्चंस, प्रोविजंस वगैरह पूछते हैं, ठीक है, तो रेलेवेंट है। इज सब्जेक्ट डिफिकल्ट और स्कोरिंग, लोगों का मेन ये क्वेश्चन रहेगा, तो दोनों भी यस। सब्जेक्ट डिफिकल्ट है क्या? यस, क्योंकि इसमें याद रखने वाली बहुत चीजें हैं, ठीक है। मतलब इसमें इतने सारे ढेरों प्रोविजन है, अराउंड 250 प्रोविजन विल बी स्टडिंग, तो काफी चीजें याद रखनी है अपने को, कि डायरेक्टर का ये टेन्योर है, फिर ऑडिट है, मतलब ऑडिट करना है तो ये कंपनी का इंटरनल ऑडिट का ये रहेगा, मैं अभी सिर्फ बोल रहा हूँ, फिर लोन्स एडवांसेस का कोई और, मतलब मेमोरी तुम्हारा बहुत यहाँ पे ज्यादा लगने वाला है। तो डिफिकल्टी सिर्फ उसमें समझने में सब्जेक्ट डिफिकल्ट है क्या? नहीं, ठीक है। आई ट्राई टू मेक इट द मोस्ट सिंपलेस्ट सब्जेक्ट एवर, बट ये सब्जेक्ट वैसे समझने में डिफिकल्ट नहीं, बट याद रखने में बहुत प्रोविजन है, लोग प्रोविजन से याद नहीं रखते, इसलिए निकल जाते हैं। स्कोरिंग है क्या? ठीक है, स्कोरिंग अभी किसी का क्वेश्चन हो सकता है कि ये स्कोरिंग है क्या सब्जेक्ट है? बहुत ज्यादा स्कोरिंग नहीं है, ऑब्वियसली इसमें ज्यादा प्रोविजन रहेंगे, फिर भी तुमको अच्छे मार्क्स 50 to 70 के रेंज में आराम से मिल सकते हैं। 50 to 70 रेंज इज डिसेंट इनफ फॉर दिस सब्जेक्ट। ऐसे दो और फालतू सब्जेक्ट है जेपी और एसबीसी, उसमें तुम 70 प्लस भी जा सकते हो, इसमें 70 प्लस मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ नहीं जा सकते, बट थोड़ा सा मुश्किल, ठीक है। क्यों मुश्किल है? दो चीजें, लोग प्रोविजंस गलत लिखते हैं और गलत तरीके से आंसर प्रेजेंट करते हैं। तुम्हारा मॉड्यूल अभी मैं थोड़ा सा उसमें पढ़ाऊंगा, तुम्हारा मॉड्यूल एकदम ऐसे पैराग्राफ में जैसा राम कहानी शुरू किधर खत्म कुछ समझ में ही नहीं आता, ऐसे एकदम प्रोविजन लगता है, ठीक है। इसका प्रॉपर बुक, पहले टैक्समैन का इसका बहुत अच्छा बुक आता था, फिलहाल वो दिख रहा नहीं, वो अवेलेबल नहीं, तो अपन रुकेंगे थोड़े टाइम के लिए, बट ये मॉड्यूल पूरा प्रवचन है। तुमने अगर ऐसा कैसा पूरा वर्ड टू वर्ड भी छापा ना, फिर भी तुम पास नहीं होगे, इंस्टीट्यूट फेल करेंगे तुमको, बिकॉज इंस्टीट्यूट डजंट एक्सपेक्ट कि तुमने वर्ड टू वर्ड लिखना है, तुमने एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन में लिखना है। तुम बोलोगे क्या प्रेजेंटेशन, यहाँ पे कुछ मैटर करता है क्या? आई गॉट अ रैंक इन सीएस एग्जीक्यूटिव, 23rd ऑल ओवर इंडिया रैंक था मेरा। एम आई ब्रिलियंट? नो, मेरा प्रेजेंटेशन बहुत भारी था, मैंने अच्छे से पूरा लिखा था, हैंडराइटिंग अच्छा किया था। आई एम नॉट सेइंग कि हैंडराइटिंग और प्रेजेंटेशन से तुम पास हो सकते हो, ऑब्वियसली, बट पढ़ाई तो लगेगा, बट उसके साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। जब तुम्हारा एक 5-6 चैप्टर हो जाएंगे, आई टेक अ स्पेसिफिक लेक्चर हाउ टू राइट लॉ, ऐसा नहीं पैराग्राफ में लिखना है तुमको, देयर इज अ वेरी स्पेशल टेक्निक, वेरी स्पेशल व्हाट यू कैन से प्रेजेंटेशन, और एक तरीका है, प्रोसीजर है इसका लिखने का, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये सब्जेक्ट स्कोरिंग हो सकता है क्या? 50 to 70 मिलना ईजी है, डिफिकल्ट है क्या? नहीं, याद रखना है सिर्फ इसमें कुछ चीजें, बाकी सब्जेक्ट बहुत ईजी है, ठीक है। चलो फिर अभी आगे जाते हैं, व्हाट टॉपिक शैल वी कवर, ठीक है। अभी इसमें 3 मेन कैटेगरीज में, इसमें 3 चैप्टर नहीं है, सिर्फ 3 कैटेगरीज में सिलेबस को बांटा है, कंपनी लॉ, प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, ठीक है, ठीक है, कंसेप्ट्स। तो अभी कंसेप्ट्स मतलब क्या क्या रहेंगे? शेयर कैपिटल क्या रहता है, डिबेंचर क्या रहता है, सीएसआर क्या रहता है, ऑडिटर का वो, ठीक है, वो तो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा। डिबेंचर, शेयर कैपिटल, कंपनी का बेसिक्स क्या रहता है, फिर डिविडेंड क्या रहता है, ये थोड़ा सा आएगा इसमें कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स में। तो ये अराउंड 50 मार्क्स, मतलब ये अराउंड, ये जो इतना पार्ट है वेटेज वाइज 50 मार्क्स है, पर अगर तुमने बुक वाइज चेक किया ना, तो ये अराउंड आएगा 40%, तो 40% पेजेस में है, बट इसका वेट अच्छा है, तो और ये बहुत इजी है, ये पार्ट बहुत ज्यादा इजी है, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। नेक्स्ट, कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होंगे, उनकी पावर्स क्या होगी, कंपनी के लोन की बोरोइंग पावर्स क्या क्या रहेंगी, कितना डायरेक्टर्स पर्सनली ले सकते हैं, कितना उनको शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, फिर डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, की मैनेजरियल पर्सन कौन कौन रहेंगे, ये अपन टॉपिक देखेंगे, वो तो मैं बता ही दूंगा। और ये एकदम 10 मार्क का पांचट, ठीक है, हार्डली इसका वेटेज 10 मार्क्स का है, और इसके टॉपिक्स भी बहुत कम है, और ये इजी, तो ये 50 और 10 मार्क्स बहुत इजी है, ये 40 मार्क्स स्कोर करना मुश्किल है। तो 50 और 10, 60 में से अगर तुम 40 लेके आए और इसमें से 15 या 20 लेके आए, एग्जामिशन आ जाएगा तुमको एकदम आराम से, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गया, अभी डिटेल में टॉपिक चेक करते क्या क्या, ठीक है। सबसे पहला ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन, कंपनी क्या है, क्या कहलाता है, कंपनी के डिटेल बेसिक स्ट्रक्चर रहेंगे, शेयर एंड शेयर कैपिटल, ठीक है, ये तो थोड़ा सा तुमको मालूम होगा। इक्विटी शेयर्स मतलब अगर एक शेयर होल्डर मर गया, एक शेयर होल्डर को शेयर ट्रांसफर करना है, कैसे होगा, फिर वो ऑनलाइन डीमैट अकाउंट, उसका थोड़ा सा वो ज्ञान देंगे। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, मेंबर मतलब जो शेयर खरीदता है, और शेयर होल्डर मतलब जिसका शेयर रहता है, तो दोनों में फर्क क्या है? दोनों में कुछ फर्क है,
ठीक है, वो अपन देखेंगे। मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स मतलब ऐसा 2 मिनट के लिए पकड़ लो, ओनर्स के क्या क्या राइट्स है, क्या क्या, अगर कंपनी ने अगर ओनर्स की डिसाइड की मारने की तो क्या शेयर होल्डर्स एक्शन ले सकते हैं, वो थोड़ा अपन यहाँ पे देखेंगे। डेट मतलब डिबेंचर्स, कंपनी ने अगर बोरोइंग्स, ये भी थोड़ा सा पढ़ा होगा इवन 11th और 12th में होगा ना, ये एसपी में अगर एसपी लिया होगा, थोड़ा सा तुमने किया है, थोड़ा सा नहीं काफी अच्छे से किया है, बट अगर नींद में 12th ऐसे ही पास हो गया तो नो एक्सपेक्टेशन, बट या फिर मैथ होगा तो अलग एक्सेप्शन। बट डेट इंस्ट्रूमेंट्स इज अगेन वेरी इजी। डेट मतलब क्या, डिबेंचर्स मतलब अपन ने लोगों से पैसा बोरो किया है, छोटी छोटी अमाउंट में अपन ने लोगों से पैसा बोरो किया है, तो उसके भी रूल्स है। ये थोड़ा सा टेढ़ा चैप्टर है, ये थोड़ा सा दिमाग खाता है। चार्जेस मतलब अगर कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखा है, लेट से अभी क्लास का ये एक प्रॉपर्टी अपना, ये तो छोटा सा ऑफिस है, इसकी वैल्यू 40 लाख रुपए, और एक अभी जो नया प्रीमाइसिस है उसकी वैल्यू अराउंड 80 लाख रुपीज, तो टोटल दोनों प्रॉपर्टी कितने हो गए, 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, अगर ये क्लास मान लो लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड मतलब कंपनी, ठीक है, फिलहाल पार्टनरशिप है, पर अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कंपनी, लिमिटेड कंपनी है, तो कितना अगर कोई प्रॉपर्टी पे कर्जा होगा वो बताना पड़ता है तुमको लोगों को। ठीक है, तो ये चार्जेस, गिरवी कोई भी चीज गिरवी रखा, मैंने कंपनी का कार भी गिरवी रखा तो भी वो बताना पड़ता है। चार्जेस मतलब कोई भी चीज गिरवी रखी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स मैंने जैसे बोला डिविडेंड, डिविडेंड मतलब क्या रहता है, थोड़ा सा अगर तुमको आइडिया होगा, डिविडेंड मतलब जो शेयर होल्डर है, जो ओनर है, उसको पैसा देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, उसमें कंपनी ने इन्वेस्ट किया है। ये अपन चैप्टर बहुत आराम से, इजी बहुत, ये चैप्टर मैंने जैसे बोला बहुत इजी, कुछ दिमाग नहीं ज्यादा इसमें। फिर सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आज चैप्टर का अपन थोड़ा सा डेमो लेंगे, तो इसका मैं ज्यादा नहीं बताता। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, पारिवारिक, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाल बच्चों वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ने कंट्रीब्यूट किया है। आज कोई भी पर्सन बड़ा होता है तो सोसाइटी का इनडायरेक्टली हाथ रहता है, तो तुमने उनके लिए कुछ करना चाहिए। और ये नॉर्मल कॉर्पोरेट, ये नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कॉर्पोरेट्स का है मतलब कंपनीज का है, तो ये चैप्टर अपन देखेंगे। अकाउंट्स ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये तुम्हारे लिए रिलेवेंट नहीं है, ये सीए का मेन चैप्टर रहता है, आईपीसीसी में हम लोग ये कवर करते हैं इसको। बट ऑडिट एंड ऑडिटर्स मतलब अकाउंट्स जो है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली चेक करना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा रोल भी नहीं है, सीए करता है, फिर भी दे दिया है चैप्टर, अपन पढ़ लेंगे। रेलेवेंट तुम्हारे लिए है क्या एग्जाम के लिए, यस, बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए क्या। ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स मतलब कुछ चीजें तुमको डिस्क्लोज करनी पड़ती, बतानी पड़ती। किसी को कोरोना हो गया, उसको सबको मैसेज डालना पड़ता है ना, भाई मेरे को कोरोना हो गया, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं, वैसा डिस्क्लोजर, तो कंपनी को कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ेगा। एंड ओवरव्यू ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी अगर लोन दे रही लोगों को या लोन ले रही, इन्वेस्टमेंट कर रही कोई कंपनी में, ये सारे डिस्क्लोजर यहाँ पे देने पड़ते हैं। गारंटी एंड सिक्योरिटी, किसी को गारंटी दिया, किसी को गारंटी दिया मतलब गारंटी लिया नहीं ना, गारंटी दिया। सिक्योरिटी, किसी को कुछ चीज गिरवी दिया। रिलेटेड पार्टी मतलब क्या, रिश्तेदार नहीं, कंपनी के रिलेटेड पार्टी कुछ और रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स अगर वो है, वो अपन डिटेल में देखेंगे। ये चैप्टर वापस दिमाग खाते हैं, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, ठीक है। तो रजिस्टर एंड रिकॉर्ड बहुत ही पांडु चैप्टर, कौन से रजिस्टर्स रखने पड़ेंगे तुमको, जैसे तुम्हारे रजिस्टर, अभी अपन एक सीलॉ के लिए भी रजिस्टर बनेंगे, प्रोविजंस लिखने तुमको, कैसे लिखोगे वो भी बता दूंगा। तो ऐसे रजिस्टर्स, पर ऑब्वियसली ये रजिस्टर नहीं मेंटेन करने, शेयर होल्डर रजिस्टर, डिबेंचर रजिस्टर, शेयर होल्डर इंडेक्स रजिस्टर, चार्जेस रजिस्टर, ये सारे जो चैप्टर है ना उसके रजिस्टर रखने, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन वो यहाँ पे रहेगा। एंड ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर वगैरह अपन वो देखेंगे उसके प्रोग्राम्स। ये सिलेबस रहेगा 50 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इसमें क्या क्या है, बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब कोई भी बंदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं बन सकता। बीकॉम पास बन सकता है क्या, यस, पर अगर एक बंदा जिसने बहुत फ्रॉड किया, विजय माल्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज बन सकता है क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जा सकता है क्या, डायरेक्टर बन सकता है क्या। पावर, डायरेक्टर्स की पावर क्या रहेगी, ठीक है, हर एक को कुछ पावर से रहेंगी ना, कुछ लिमिटेड, वरना क्या कोई कुछ भी करेंगे। मैंने जैसे बोला अपन लॉ पढ़ रहे, सो लॉ में राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों हमेशा मेंशन होती है। राइट्स मतलब तुम्हारे पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब तुम्हारे ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, ठीक है। तो वो सारे अपन यहाँ पे देखेंगे। वही की मैनेजरियल पर्सन है, की मैनेजरियल मतलब क्या, 5 इंपॉर्टेंट लोग रहते हैं। 5 इंपॉर्टेंट लोग कौन से, इसमें तुम भी आ रहे हो, 5 इंपॉर्टेंट है, तो अभी लोग मैं बोलता हूँ, ठीक है। 5 इंपॉर्टेंट लोग में कौन आएगा, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएस, फिर एमडी। सीएफओ मतलब जो पैसों का पूरा देखभाल करेगा, सीएस यहाँ पे तुम भी आ गए। मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर वो भी आ गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी यहाँ पे आ जाते हैं।
और एक एनी पर्सन बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो ऐसे 5 पर्सन है, सीएफओ और सीएस थोड़ा अलग अलग है। हाँ, ये 5 पर्सन मैं ऑब्लिक करके डाल दिया। ये 5 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम बोलोगे वाह अपना भी नाम आ गया, वाह मोदी जी वाह अपना भी नाम आ गया, आपने को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया। इंपॉर्टेंस नहीं दे दिया आता, कंपनी में कुछ भी गलत हुआ सबसे पहले जेल में ये लोग जाएंगे। तुम बोलोगे अत्याचार है फिर तो। तुमको कुछ ऐसे बड़प्पन नहीं दे रहे, तुमको कुछ ऐसे नहीं बोल रहे 1 करोड़ का पैकेज मिलना चाहिए, तुमको ऐसा कुछ भी मान नहीं दिया है। ज्यादा तुमको नहीं, इन लोगों को कुछ भी मान नहीं दिया है। इन लोगों में से अगर किसी ने भी फ्रॉड किया तो वो पहले पकड़ा जाएगा, कंपनी ने कुछ भी गलत किया है सारे लोग जेल में जाएंगे। तुम बोलोगे जिसने अभी अत्याचार किया ही नहीं, जिसने कुछ किया ही नहीं, तो उसका क्या? उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा कुछ वो जो भी रॉन्ग डूइंग था उसमें मेरा कुछ रोल नहीं, मेरा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, राइट। तो ये 5 लोग केएमपी बोलते हैं उसको, की मैनेजरियल पर्सन, वो भी अपन देखेंगे। मीटिंग ऑफ बोर्ड, बोर्ड को सिर्फ एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डाल के काम नहीं चलता, कंपनी चलना भी चाहिए। कुछ कंपनी सिर्फ ऐसे डमी कंपनी, शैम कंपनी, बबल कंपनी बोलते हैं उसको, बनने के लिए बन जाते हैं, आगे कुछ भी काम नहीं होता उसमें, ऐसा नहीं चलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को साल में काफी बार मिलना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, दारू के लिए नहीं ऑब्वियसली, काम करने के लिए। तो वो काम कैसे होगा, क्या एजेंडा होना चाहिए, कैसे मीटिंग्स होगी, कहाँ पे होगी, क्या टाइम पे होगी, सारा ये चैप्टर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स और उसके कमिटीज। कमिटी मतलब क्या रहता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद नहीं कर सकते वो दूसरों को दे देते, तो रिकाम टिकड़े लोगों का कमिटी। सोसाइटी में जैसे रहता है ना कमिटी, चेयरमैन वाइस चेयरमैन, वो सिर्फ ऐसे कुछ नहीं, पैसे सोसाइटी अपन मेंटेनेंस देते, बंगलो में नहीं रहता है, फ्लैट्स में रहता है, अपन मेंटेनेंस करते पर कुछ भी काम का नहीं होता, जिसका फ्लैट है वो समझ सकता है। तो ये कमिटी जो है रिकाम टिकड़े लोगों का, ये एग्जाम्पल के लिए याद रखो। तो कमिटी मतलब क्या रहेगा, जो कंपनी को ओवरसी करेंगे, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे ऑडिट एंड ऑडिटर का कमिटी रहता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कुछ स्पेसिफिक टास्क रहते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरे को सौंप देते हैं, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को सौंप देते हैं। जनरल मीटिंग्स मतलब क्या, शेयर होल्डर की मीटिंग्स, और वर्चुअल मीटिंग्स मतलब क्या, जैसे अभी अपन वर्चुअली बात कर रहे हैं, राइट, तुम सुन रहे हो, मैं यहाँ पे कुछ तुम्हें बड़बड़ कर रहा हूँ, तुम खाना खा रहे हो, बीच में इधर उधर निकल जाते हो, फोन आ जाता है, तो वैसे ही वर्चुअल मीटिंग्स किसकी पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ठीक है, तो ये सारा ये इसमें अपन कवर करेंगे। 10 मार्क का लास्ट चैप्टर, इसमें हार्डली पेजेस भी नहीं रहेंगे, लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग सीएस। एक बार तुम सीएस बन गए, क्या एक्सपेक्टेशन रहेंगी तुमसे, कि मतलब डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन रखना है तुमको, मतलब सीएस बन गए, वड़ा पाव की गाड़ी नहीं डाल सकते, सीएस की प्रैक्टिस और उसके बाजू में वड़ा पाव की गाड़ी, ऐसे नहीं चल सकता। एक्टर बनना है तुमको, नहीं चल सकता। इवन अगर क्लासेस भी लेना है, ठीक है, अभी मेरे पास सीए का डिग्री है, एलएलबी का डिग्री, बीकॉम का छोड़ दो फालतू है, सीएस मैंने एग्जीक्यूटिव में ही छोड़ दिया, ठीक है, टाइम नहीं मिला। सीए का डिग्री है मेरे पास, पर मैंने प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ मैं सीए की। अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा रहता ना, मेरे को, मैं क्लास नहीं ले सकता, फुल टाइम आई कैन नॉट ऑक्यूपाई इन एनी अदर प्रोफेशन। तो ऐसा नहीं कि तुम सीएस बनने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते, बट इफ यू आर प्रैक्टिसिंग दिस प्रोफेशन यू कैन नॉट डू अदर वर्क विदाउट द परमिशन ऑफ इंस्टीट्यूट। अपना इंस्टीट्यूट मालूम है, आईसीएस, ठीक है। फिर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड्स मतलब वापस रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कंपनी लॉ में कवर्ड नहीं है, जो सिर्फ स्पेसिफिकली गवर्न करते कंपनी सेक्रेटरीज को, तो उसके लिए कौन सा है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। वो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मतलब क्या काम कैसे होना चाहिए, मीटिंग कैसे लेनी चाहिए, ठीक है, जनरल मीटिंग का रेजोल्यूशन कैसे बनना चाहिए, वो सारी चीजें कवर्ड, वो अपन देखेंगे। लास्ट मेगा फर्म्स, मेगा फर्म्स मतलब क्या, जो बिग 4 कंपनीज रहती है सीए में, बिग 4 ऐसा बोलते हैं, मतलब टॉप की, वर्ल्ड की, नॉट जस्ट इंडिया, वर्ल्ड की 4 बेस्ट फर्म्स, तो उसको मेगा फर्म्स बोलते हैं, जो नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये मेगा फर्म्स क्या करती है, झोल होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ये फर्म सिंस बड़े होते हैं, वहां पे गवर्नेंस ज्यादा होना चाहिए। प्रोपराइटर एक बंदे को पकड़ना, अगर मैंने हॉस्पिटल शुरू किया यहाँ पर, 2 मिनट के लिए मान लो हॉस्पिटल शुरू किया, पेशेंट एक मर गया मेरे से, कोई भी मेरे को आके पकड़ सकता है, बट वो ये कोई बड़ा हॉस्पिटल ले लो, अशोका ले लो, जुपिटर ले लो, कोई भी बड़ा हॉस्पिटल ले लो, उसमें एक पेशेंट मर गया, कौन है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसको पकड़ने का, कौन रिस्पॉन्सिबल है, समझते हैं ना। तो इसलिए मेगा फर्म्स है, जो बड़े फर्म्स है, उसके क्या रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, कैसे क्या चीजें होगी, ये सारा बोलेंगे, पांडु चैप्टर है सारा 10 मार्क, ठीक है। तो ये तुम्हारा सिलेबस था, ठीक है। अभी 2 मिनट में मेरा इंफोसिस दे देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियसली माय नेम इज ऋषिकेश इकबोटे, मेरा सीए कंप्लीट हो चुका है, मेरा एलएलबी क्लियर हो चुका है, मेरा दोनों भी, और ये सीएस भी मेरा एग्जीक्यूटिव तक मैंने जैसे बोला सारा फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैव क्लियर्ड, ठीक है। और बीकॉम को छोड़ दो, तो फालतू चीज है, ठीक है। आई हैव बीन टीचिंग सिंस लास्ट 3 इयर्स,
काफ़ी हम लोग बैचेस लेते हैं और मेजोरिटी अभी जो बैचेस चालू है 2000 आउट ऑफ नासिक, मतलब जयपुर और वो साइड में भी हमने काफ़ी क्लासेस के साथ टाइप किया है, तो उनके थ्रू हमारे लेक्चर्स चलते हैं। ओके, सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ अबाउट मी एंड अबाउट द सब्जेक्ट, मेनली अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, चलो अभी मेन यहाँ पे अपना पर डेमो खत्म नहीं हुआ। अभी एक अपन एक पांडु चैप्टर लेते हैं, ठीक है, जो बहुत हल्का भी रहेगा तुम्हारे लिए। डायरेक्टली मैं आगे काफी जंप मार रहा हूँ। अपन करेंगे वो CSR, मैंने इसमें बोला CSR वाला चैप्टर। ठीक है, जितना हो सके उतना, अपने को पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ तुमको थोड़ा सा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बने, इसलिए अभी अपन कुछ तो भी एक हटके चैप्टर लेंगे। क्योंकि अगर मैंने ये चैप्टर लिया ना कि कंपनी बेसिक, मतलब कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, फिर क्या बोलते हैं उसको, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ली एयर फार्मिंग का केस, फिर वो डिमशॉ मैनेजी पेटिट वो वाला केस, ये सारे तुमको मालूम है, फिर क्या उसमें मजा नहीं आएगा, तुम भी बोलोगे ये तो बहुत मतलब क्या बोर होते जा रहा है, तो कुछ तो भी अपन नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अपन कंसेप्ट देखेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी थोड़ा सा तुमने CSWT में किया था, CSET में किया था, मे बी आज होगा नहीं होगा, आई डोंट नो कितना अच्छे से हुआ होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये है क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, समाज की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्तेदार, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिश्तेदारों की तो वैसे भी नहीं अपन लेते। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, पर कंपनीज की से, कंपनीज का कुछ मॉरल ऑब्लिगेशन से, ड्यूटीज है। एक अगर प्रॉफिट कमाने लग गया उधर, आदमी किससे एक्सपेक्ट करता है, अभी फेसबुक का मार्क जकरबर्ग, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अंबानी, रिलायंस का अंबानी, फिर इन्फोसिस का नारायण मूर्ति, ये सारे लोगों से तो अपन एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कुछ गरीबों को बांट दें। ठीक है, कोई ऐसे एकदम छोटे मोटे जो फालतू लोग हैं, अगर एक भिखारी बैठा है तुम उसको बोलोगे क्या तूने बाकी भिखारियों को 10-10 रुपए देने चाहिए, उसकी कैपेसिटी नहीं भाई, उसको ही पैसों की जरूरत है। पर ये जो लोग हैं ये करोड़ों रुपए दे सकते हैं, और ये लोगों से अपन नहीं मांग रहे, अपन ये कॉर्पोरेशन से मांग रहे। तो ये कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिंस दे आर इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ द सोसाइटी। लोगों से ही तो ये आज इतने बड़े हुए, मर्सिडीज को 100 साल हुए, और कितने सारे कंपनीज 150 साल, मर्सिडीज को, BMW को 125 साल वगैरह ऐसे, BMW को 100 साल हुए, मर्सिडीज को 125 साल हुए, फेरारी को ऑलमोस्ट अभी 70-80 ईयर्स हो गए। तो ये सारे क्या इतने बड़े कॉर्पोरेशन इतने टाइम से चालू है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अंबानी इतना अभी रिच पर्सन हो चुका है, पर्सन की अपन नहीं बात करेंगे, पर अपन अंबानी नहीं देखेंगे, अपन देखेंगे रिलायंस, इन्फोसिस, टाटा। टाटा तो बहुत बेचारा करता है कंट्रीब्यूट, ही कंट्रीब्यूट्स दिस अंडर CSR। ठीक है, तो कंपनीज लॉ बोलता है कि तुमको CSR में कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए रिकाम टिकड़े लोगों का कमिटी भी बिठा दोगे कि किधर पैसा देना है। आज देखो, आज कॉमन सेंस है, आज लोगों की लगी पड़ी है, बिजनेसेस चल रहे नहीं है, लोग पैसा नहीं भर पा रहे हैं, स्टूडेंट्स की पेरेंट्स फीस नहीं भर पा रहे हैं, ठीक है, लोग रेंट नहीं दे पा रहे, तो ये सारा क्या है, कोविड की वजह से। तो काफी कंपनीज ने कोविड रिलीफ के लिए पैसा ये किया है, मतलब जॉब क्रिएशन हो, ठीक है, जो लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं उनको कुछ पैसा आ जाए, तो ये CSR फंडिंग में आ जाएंगे। नॉन कंप्लायंस में अभी काफी हेवी बर्डन है, तो तुमको ये गाइडलाइंस मालूम क्यों होनी चाहिए। डायरेक्टर्स को अकल नहीं रहती कंपनी लॉ की, डायरेक्टर्स क्या देखेंगे, बिजनेस चलाना देखेंगे या कंपनी लॉ का कंप्लायंस देखेंगे। आज क्लास मैंने जैसे बोला पार्टनरशिप फॉर्म, 5 साल बाद मेरे को अगर कंपनी करना है तो आई हैव कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंपनी लॉ, मैं थोड़ी ही खुद करते बैठूंगा, मेरा काम क्या है, पढ़ाना या फिर ये कंपनी पे ध्यान, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन पे ध्यान देना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं होते, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेन बिजनेस कैसे होगा वो देखेंगे, और CS का क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो जाए। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुमको गाइड करना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट 2013 में आया था, सेक्शन नंबर 135। थोड़ा सा सेक्शन सबसेक्शन के बारे में बता देता हूँ। लॉ को डिवाइड किया है चैप्टर्स में, तुम बोल सकते हो, जो कंपनी लॉ है अपना उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो चैप्टर मतलब क्या, सेक्शंस में बोल सकते हो उसको। तो ये सेक्शन हो गया। जब अपन सेक्शन को फर्दर डिवाइड करते हैं, जैसे चैप्टर में मतलब क्या रहता है, टॉपिक 1, टॉपिक 1.1, टॉपिक 1.2, तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेक्शन, बराबर। अभी सेक्शन सबसे पहले जो लॉ है उसको सेक्शन में बांटा, वो सेक्शन के और टुकड़े हो गए, उसको क्या बोला, सबसेक्शन। ये सबसेक्शन के अगर और टुकड़े हो गए, मतलब वो टॉपिक, मतलब टॉपिक 1.1 में 3 बुलेट पॉइंट्स ABC, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लॉज। और वो जो A पॉइंट था उसमें 4 पॉइंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, सब क्लॉज।
ये तुमको मालूम होगा अगर तुमने सी सेट अच्छी तरह से किया होगा। तो सबसे पहले क्या रहता है, सेक्शन, मतलब लॉ सेक्शन में बांटते हैं, उस सेक्शन को अगर फर्दर बांटना है तो सब सेक्शन बोलते हैं उसको। ये सब सेक्शन को अगर आगे बांटना है तो उसको बोलते हैं क्लॉज, और ये अगर क्लॉज को भी आगे बांटना है तो उसको क्या बोलते हैं, सब क्लॉज। ठीक है, तो ये चार चीजों में रहेगा। तो अगर इसको बोलना है सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1, ऐसे बोलोगे इसको, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 ब्रैकेट में डाल देगा इसको, क्लॉज ए और सब क्लॉज 1। ठीक है, तो अपन देखेंगे डिटेल में, तो पार्ट्स में डिवाइड होता है चैप्टर। तो हाँ, अभी इंट्रोडक्शन मालूम है तुमको कि काफी लोगों, जो 1% रिच लोग हैं उसमें कॉर्पोरेशन भी काफी है, तो जो 1% रिच है उन्होंने बाकियों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बूस्टिंग प्रॉफिट सिर्फ तुम्हारा एम नहीं हो सकता, लोगों को भी मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबल पार्ट भी करना है, क्योंकि उनकी वो ड्यूटी है, वेयर दे ऑपरेट एंड ड्रॉ रिसोर्सेज, बराबर इज अंडरपिन्ड एज पब्लिक पॉलिसी, बराबर ना, समाज के हित के लिए कुछ करना चाहिए तुमने। CSR इज नॉट समथिंग न्यू टू इंडिया, ये पहले भी था, ठीक है, महात्मा गांधी ने भी बोला था, बट ये लॉ में नहीं था किधर भी, और कंपल्शन नहीं था। ऑब्वियसली कोई चैरिटी खुद होके नहीं करेंगे, तुम भी नहीं करते, क्योंकि अपने को ही चैरिटी की जरूरत है आज फिलहाल। जब तक लॉ कंपल्सन, अंबानी बोलेंगे अरे मेरे को आज तो मेरा सिर्फ टर्नओवर 10,000, मतलब 10,000 नहीं, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर है, वो बोलेंगे मेरे को और 1 लाख चाहिए, मैं तो आज दुखी हूँ, मेरे को सिर्फ 10 बेंटली है मेरे पास, मेरे को 15 चाहिए और 15 चाहिए, तो हर एक पर्सन दुखी रहेगा, चैरिटी कोई करेंगे ही नहीं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कंपल्सरी कर दिया। ठीक है, तो 2013 से ये शुरू हो गया, मतलब कंपनीज एक्ट में डाल दिया, इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया। उन्होंने एमसी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब कॉर्पोरेट लोचे देखेंगे वो, कॉर्पोरेट लोचे मतलब ही क्या, कॉर्पोरेट लॉ रिलेटेड कौन माई बाप रहेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसके 2 बॉडीज रहेंगे, अपना आरओसी भी चेक करेंगे। ठीक है, और सेबी लिस्टेड के लिए वो अपन देखेंगे। वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वॉलंटरी था 2009 में, बाद में इसको रिफाइन किया और 2013 में तो इसको डाले दिया। ये हिस्ट्री पूछेंगे क्या, आई डोंट थिंक सो, इतना पांचट में पूछेंगे। ठीक है, 2000 क्या हिस्ट्री, क्या क्या करने, कुछ भी काम करने। ठीक है, एक मिनट, राइट, तो 2011 में आया था। ठीक है, किस पे बेस्ड है, एक कॉर्पोरेट कॉन्शियंस बोलते हैं, मतलब कॉन्शियंस मतलब अपना अच्छा माइंड, मॉरलिस्टिक माइंड, कॉर्पोरेट सिटीजनशिप भी, कि अगर तुम आज सोसाइटी की वजह से जिंदा हो तो सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करो, कोई सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, जैसे अपन इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारा कम करने का भी सस्टेनेबल, मतलब आगे की जनरेशन में काम में आएगा। ठीक है, तो CSR is defined as treating the stakeholders of all companies ethically or in a responsible manner। Ethically मतलब क्या, गलत चीज मत करो, कंट्रीब्यूट करो, सिर्फ पैसा मत कमाओ, सोसाइटी में तुम्हारा कुछ इंपैक्ट होना चाहिए। देखो 2 कॉर्पोरेशन का एग्जांपल देता हूँ, एक है रिलायंस और एक है टाटा। आज रिलायंस प्रॉफिट में, मैंने एक शेयर लिया था रिलायंस का, 1600 रुपीज में शेयर लिया था, आज उसकी प्राइस 2300 रुपए, ये तो बता देता, अराउंड 40% रिटर्न मैंने जनरेट किया, 40% रिटर्न इन 3 मंथ्स, 3 महीने में मैंने 40% रिलायंस पे कमाया। और वही टाटा में, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैंने टाटा में भी नहीं कमाया, बट मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, इतना, सॉरी इवन नॉट इन 3 मंथ्स ही मैंने कमाया था 1 मंथ। और वही टाटा में लोग पैसा डालते, बट आज टाटा लॉस में, रिलायंस प्रॉफिट में, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया, गूगल ने इन्वेस्ट किया, सब लोगों ने इन्वेस्ट किया भर भर के, टाटा में कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि टाटा आज लॉस में। बट टाटा कंट्रीब्यूट बहुत करता है, 500 करोड़, जितना मेरे को याद है 500 करोड़, जैसे कोविड हुआ था 500 करोड़ टाटा ने रिलीफ जारी किया था, उनकी कंपनी लॉस में होने के बावजूद भी। सो दिस इज डेडिकेशन, दिस इज CSR रिलायंस ने। ठीक है, तो CSR is an important business strategy because to some extent consumer wants to buy products from the companies he trusts। जो भरोसे की कंपनी, मतलब जिसके साथ वो पार्टनरशिप कर सकता है, जो एम्प्लॉय जहाँ पे काम करने की इच्छा, तुम भी कहाँ पे काम करो, रिलायंस में गए तो पूरा वो तुम्हारा पूरा एकदम काम मजा डालेंगे, बट वो टाटा में अच्छा एनवायरमेंट है, गूगल में गए तो और भी हेल्दी एनवायरमेंट है। ठीक है, सीकिंग फीसिबल सॉल्यूशंस एंड इनोवेशंस, तो CSR is basically a new strategy to reduce investment risk and maximizing key stakeholders into confidence। और ऑनेस्टली मैं एक बात बताता हूँ, रिलायंस ने बोला हम क्लीन एनर्जी, मतलब हम लोग सोलर पैनल्स लगाएंगे और उसके लिए हमारा कंपनी का बैलेंस 100 करोड़ से कम होगा, प्रॉफिट 100 करोड़ से कम होगा, रिलायंस का शेयर प्राइस इमीडिएटली कम होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बट वही रिलायंस ने अगर ऐसा बोला कि हमारा एक सी में ऑयल स्पिल हो गया, पर
10 करोड़ उससे प्रॉफिट हुआ हमको, इंश्योरेंस के 10 करोड़ रुपए आए या 100 करोड़ रुपए आए, शेयर का प्राइस बढ़ जाएंगे, 100 करोड़ रुपए आने पे, 100 करोड़ रुपए आने पे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। इतना लोगों को सिर्फ पैसों में इंटरेस्ट रहता है। भले ये बात एथिक्स की कर रहे हैं, अच्छी बात है, बट जो शेयर होल्डर है जिसको, और तुमको भी, टाटा अगर जॉब मतलब अभी अब तक टाटा ने अनाउंस नहीं किया, बट अगर 3 साल टाटा कंटिन्यूस लॉस में रहा, टाटा बंद हो गया, तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका क्या होगा? बट रिलायंस चालू है तो लोगों को जॉब की सिक्योरिटी है ना, राइट? तो भले एथिक्स यहाँ पे बोला है, बट ये एथिक्स एक्चुअल में कोई पर्सन देखता नहीं है, ठीक है? आदमी इन्वेस्ट करता है रिटर्न्स देख के, नॉट सोशल एथिक्स। ये प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है? ग्रीन स्ट्रेटेजी मतलब क्या? एनवायरमेंट का नुकसान ना हो, हर एक का फायदा हो, तो ये सब अभी आज थोड़ा सा ही अपन देखेंगे। ये 2013 में तो इंट्रोड्यूस हुआ था ऑब्वियसली। क्राइटेरिया क्या है सीएसआर का? क्या ये हर कंपनी को लगता है क्या? नहीं, ये कुछ कंपनीज को लगेगा जिसका नेट वर्थ 500 करोड़ रुपए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा, नेट वर्थ 500 करोड़ है अबव, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ एंड अबव, या फिर जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ एंड अबव। वापिस मैं लिखता हूँ, ब्रेक डाउन भी एक्सप्लेन कर दूंगा, अकाउंट्स तुमको आता नहीं, मैं ऐसा पकड़ करता हूँ। नेटवर्थ कितना? 500 करोड़ का। नेटवर्थ मतलब क्या मालूम है? कंपनी का कैपिटल। या फिर अगर उसको दूसरी जगह से लिखना है, असेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज। असेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज क्या रहता है? नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब खुद के औकात, कितना पैसा खुद ने डाला है, ठीक है? तो नेटवर्थ, वर्थ क्या है तुम्हारे कंपनी का? अगर तुम्हारे कंपनी की औकात 500 करोड़ है, वर्थ तुम्हारे कंपनी की, तो फिर जैसे आज अगर मेरी नेटवर्थ, मेरे नेट एसेट्स माने गए, फॉर एग्जांपल अगर 50 लाख के मेरे नेट एसेट्स है, मतलब कुछ भी हुआ मेरे को 50 लाख तो मेरे को चीजें बेच के आ जाएंगे ना, बाहर वालों के पैसे देके चीजें बेच के 50 लाख तो आ जाएंगे, बराबर? नेटवर्थ, ठीक है? टर्नओवर तो तुमको मालूम होगा, टर्नओवर मतलब क्या? कैश प्लस क्रेडिट सेल्स। तो टर्नओवर अगर तुम्हारा 1000 करोड़ के ऊपर निकल गया तो, या नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मालूम है? सबसे पहले ट्रेडिंग बनाते थे तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता था, फिर पीएनएल बनाते थे, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता था। तो ये जो नेट प्रॉफिट है वो अगर 5 करोड़ से ज्यादा हो, तो ये तीनों चीजें फुलफिल करनी जरूरी है क्या? नो, तीनों चीजें फुलफिल नहीं करनी, इसमें से एक भी चीज फुलफिल हो गई, मतलब लेट्स से तुम्हारा नेटवर्क 600 करोड़ है, तुम्हारा टर्नओवर 200 करोड़ ही है, और तुम्हारा प्रॉफिट नहीं, तुम आज लॉस में हो 2 करोड़ की, फिर भी तुम कवर्ड हो, मतलब तीनों में से एक भी चीज हिट हो गया क्या? नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब खुद का वर्थ, एसेट्स माइनस थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, वो कितना? 500 करोड़ से ज्यादा। टर्नओवर कैश प्लस क्रेडिट सेल्स 1000 करोड़ से अगर ऊपर हो गया तो, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़, ये तो कोई भी कंपनी का हो जाता है, ये नहीं होता है इजीली, और ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में 1000 करोड़ बहुत इजी, सर्विस सेक्टर में 1000 करोड़ नहीं होते, ठीक है? सर्विस सेक्टर में क्योंकि ज्यादा कस्टमर्स नहीं रहते, प्रोडक्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है, सेल्स की तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। नेटवर्क भी 500 करोड़ इजीली नहीं आदमी कमा था, 5 करोड़ 3 साल में प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है? तो ये बहुत डेंजरस रखा है उन्होंने। तो तीनों में से एक भी चीज फुलफिल हो गई, तुमको सीएसआर करना पड़ेगा। तो कंप्लायंस तुमको सारी चीजें, और मतलब ये तुम्हारा खुद का, ये अगर कंपनी है, लेट्स से ट्रायल ट्यूटोरियल्स है, और इसके अंदर 2 सब्सिडरीज है। सब्सिडरी मतलब मालूम है कि ये कंपनी होल्डिंग है, ये सब्सिडरी मतलब क्या? ये इसको कंट्रोल कर रहा है। तो अगर इसको एप्लीकेबल होगा, इन लोगों को भी एप्लीकेबल होगा, इसको सीएसआर भरना है, इन दोनों को भी सीएसआर भरना है, ऐसा गलत है? होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडरी, इसको सीएसआर एप्लीकेबल हो गया ना, इसको भी भरना पड़ेगा, ऐसे इतना डेंजर है। फॉरेन कंपनी हुज ब्रांचेस और प्रोजेक्ट ऑफिसेस इन इंडिया फुलफिल्स द क्राइटेरिया, ठीक है? आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं कैसे देखने का, तुमको कल रजिस्टर में बोल लूंगा मेंटेन, क्लास लगाओ मत लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी क्लास लगाओ, मेरी ये जो चीजें है वो फॉलो करो, मैं बोलता हूँ तुमको 60 प्लस मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। So according to the CSR rules, provisions will be applicable for company including its holding or subsidiary foreign, even foreign company, foreign में ब्रांच है या foreign कंपनी का इधर ब्रांच है, सबको लगेंगे। प्रोजेक्ट ऑफिस दूसरे कंपनी में सिर्फ एक ऑफिस है, उसको भी having a net worth of 500 crore or more, turnover of 1000 crore or more, net profit of 5 crore or more, ठीक है? तो सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हैं? 135, टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा, नेटवर्थ टी एन डब्ल्यू और एनपी, ठीक है? 5 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा, और टर्नओवर 1000 करोड़, ठीक है? अभी ऐसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ। 2017 में प्राइम ट्यूटोरियल्स का टर्नओवर 500 करोड़ है, नेटवर्थ 300 करोड़ है, पर नेट प्रॉफिट, टर्नओवर कितना है? 500 ना, तो 300 करोड़ पकड़ लेते हैं, 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट,
ठीक है। नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो ये फुलफिल। नेट वर्थ 500 करोड़ से कम है फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। टर्नओवर भी 1000 करोड़ से कम है फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये टर्म एंड कंडीशन फुलफिल हो। तो 2017 में मेरे को CSR करना पड़ेगा। 2018 में लेट्स से ये बाकी चीजें तो सेम ही रखते हैं अपन, मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 500 करोड़ फिर भी रखना है। 2019 में मेरा नेट प्रॉफिट हो गया 600 करोड़ फिर भी रखना है। 2020 में क्लासेस बंद थे, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं, मैं लॉस में निकल गया 100 करोड़ के, 100 करोड़ के लॉस में निकल गया, मेरा नेटवर्थ भी कम हो गया, नेटवर्थ हो गया मेरा 200 करोड़ और टर्नओवर मेरा हुआ सिर्फ 400 करोड़ का। ठीक है, 400 भी टर्नओवर हुआ सिर्फ मेरा 40 करोड़, फिर मैं लॉस में निकल गया। पिछले साल मेरे अभी यहाँ पे तो एप्लीकेबल नहीं हो रहा, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। देखो टर्नओवर 1000 करोड़ से कम है, नेटवर्थ 500 करोड़ से कम है और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से कम है, तो लॉस है, 100 करोड़ का लॉस है। तो मेरे को CSR नहीं है, बट पिछले साल था ना, मेरे को ये साल भी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर 2021 में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही फिर भी CSR भरना पड़ेगा। 2022 में कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं है फिर भी CSR भरना पड़ेगा। मतलब क्या, एक बार अप्लाई हो गया तो आगे के 3 साल तुम्हारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, झक मार के CSR भरना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लॉस में भी होना, स्टिल मेरे को 2% देना पड़ेगा, वहां पर देखेंगे कॉन्ट्रीब्यूशन, फिर भी मेरे को पैसा देना पड़ेगा। इतने बड़े ये प्रोविजन है। 3 साल कंजिक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 इयर्स, ये 3 है यहाँ पे, इसको न्यूमेरिकल्स में लिख दो 3 इयर्स। तुमको 3 साल भले क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे वही बोला है, implying that company not satisfying any of the specified criteria, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ फिर भी 3 सालों के लिए तुमको वो रूल्स लगेंगे, CSR एक्टिविटीज के लिए पैसा लगाना पड़ेगा। मैंने कमेटी बोला रिकाम टिकने लोग यहाँ पे आएंगे, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेट से 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो ध्यान नहीं दे सकते CSR पे। 10 में से 4 लोग क्या देखेंगे फिर, CSRC क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, CSRC एक लोगों का रिकाम करने लोगों का कमेटी रहेगा और फिर वो सारे एक्टिविटीज देखेंगे। ठीक है, जैसे ही तुमने ट्रिगर कर दिया, जैसे ही तुम्हारे वो 500 और 1000 कोई भी मतलब कोई भी कंडीशन अप्लाई हो गया, फिर तुमको CSR के लिए कमेटी बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी उसमें 3 डायरेक्टर लगेंगे। ठीक है, ये 3 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अभी अपने को डायरेक्टर कौन होता है वो भी मालूम नहीं, इंडिपेंडेंट तो आगे की बात, डायरेक्टर भी अपने को मालूम नहीं, इंडिपेंडेंट तो छोड़ दो। बट आज सिर्फ इतना याद रखेंगे, 3 डायरेक्टर लगेंगे, उसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब बाकी डिपेंडेंट, वैसा नहीं, आज याद रखने के लिए रख दो। जब डायरेक्टर का कंसेप्ट देखेंगे अपन डिटेल में कवर करेंगे। Where a company is not required to appoint independent director, it shall have 2 or more directors. तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी है, ये लिख देता हूं मैं, सिर्फ तुमको अभी याद रखना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अपन चैप्टर से भटक जाएंगे। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपलसरी है, अगर कंपलसरी है कंपनी को, तो 3 डायरेक्टर्स लगेंगे और 3 में से एक क्या होना चाहिए, आउट ऑफ विच क्या, 1 इज आईडी। और अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट कंपलसरी, अगर कंपलसरी नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट कंपलसरी, तो फिर 2 डायरेक्टर्स भी चल जाएंगे, 2 और मोर डायरेक्टर्स बोले ना। प्राइवेट कंपनी, ये किसके लिए, ये पब्लिक कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी आया हो तुमको मालूम है, वापिस अपन कर लेंगे। प्राइवेट कंपनी में सिर्फ कितने, वहां पे तो इंडिपेंडेंट होता भी नहीं, सिर्फ 2 डायरेक्टर, मिनिमम भी दो मैक्सिमम भी दो, as only 2 directors can be constituted with these 2 directors। फॉरेन कंपनी, अगर एक कंपनी जो फॉरेन की है, मतलब US से कोई कंपनी, मैकडोनल्ड्स जैसे, तो 2 लोग रहेंगे यहाँ पे, 1 पर्सन एक इंडिया का होना चाहिए, दूसरा वो बाहर का रहा तो भी चलेगा। तो बोर्ड की रिपोर्ट, जैसे स्कूल का तुम्हारा मार्कशीट आता था, रिपोर्ट आता था, स्कूल रिपोर्ट, तो वैसे डायरेक्टर्स को भी एक रिपोर्ट देना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, उसको क्या बोलते हैं, बोर्ड रिपोर्ट। तो उसमें तुमको बताना है कौन कौन ये रिकाम टेबल डायरेक्टर बैठे हैं यहाँ पे। ठीक है, रूल 3, अभी रूल 3 पढ़ रहे हैं अपन, रूल 3 ऑफ कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014। तो सीएसआर के लिए स्पेसिफिक रूल्स बनाए, कौन से, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रूल्स 2014 में बनाए हैं ये रूल्स। ये किसके लिए रूल, स्पेसिफिक सीएसआर के लिए। एवरी कंपनी विच ceases to be company under section 135 as per the limits thereunder for 3 consecutive years shall not be required to constitute CSR। तो एक कंपनी, मैंने जो एग्जांपल दिया था ये, 3 साल अगर मेरे को ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, फिर मैं CSR से निकल जाऊंगा, छूट जाऊंगा। ठीक है, तो आज सिर्फ अभी फंक्शन देख लेते हैं, फिर आज के लिए रुक जाएंगे, ज्यादा मैं लेक्चर में पहले बोर नहीं करूंगा। फंक्शंस ऑफ CSR, ऑब्वियसली फंक्शंस क्या रहेंगे तुम्हारे, किसको पैसा देने का। अभी मेरे
एक रिश्तेदार है, वो एक कैपजेमिनी करके बड़ी आईटी कंपनी है, तो उसके डायरेक्टर है, तो ही इज अंडरटेकिंग द सीएसआर, मतलब उनका अभी सीएसआर क्या था, विमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, विमेन एजुकेशन, उन्होंने ये साल, ये 2019 उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट ओरिएंटेड रखा था, मतलब पूरा जो पैसा उनका सीएसआर का, इट वाज डायरेक्टेड टुवर्ड विमेन एजुकेशन, जो छोटी बच्ची है उनको कोडिंग सिखाने का वो क्लासेस वगैरह और ये सब वो उन्होंने सीएसआर में डाला, विमेन एम्पावरमेंट। कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हो, अपन एक्टिविटीज भी देखेंगे क्या क्या है, इंडिकेट द एक्टिविटीज, वो कौन से इसमें बोले शेड्यूल 7 में, रिकमेंड अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा करोगे सीएसआर में वो देखेंगे, ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, ट्रांसपेरेंट मतलब क्या, जो बाहर वाला भी चेक कर सकता है, मॉनिटरिंग मतलब ध्यान देने का, और मैकेनिज्म मतलब प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट्स एंड मॉनिटर, एक बार पॉलिसी बना दिया वो चेक तो करोगे ना सही चल रहा है नहीं चल रहा, तो वो भी सारा यहाँ पे देखेंगे, जिसका जिम्मेदारी है वो सीएसआर कमेटी का, सीएसआर कमेटी कौन बनाता है, पब्लिक कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी है तो 3 डायरेक्टर उसमें से एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अगर पब्लिक कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जरूरी नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर भी चलेंगे, प्राइवेट कंपनी में भी 2 लोग रहेंगे। सीएसआर रहता क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गरीबों के कल्याण के लिए, कुछ एनवायरमेंट के लिए, एनिमल्स के लिए, कुछ भी क्राइटेरिया वो शेड्यूल 7 में बोला है वो क्राइटेरिया फॉलो हुआ वो सीएसआर होगा। किसको सीएसआर बनाना जरूरी है, जो कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, या फिर और, द वर्ड इज और टर्नओवर इज मोर देन 1000 करोड़ रुपीस, और नेट प्रॉफिट इज मोर देन 5 करोड़ रुपीस, तो 500 करोड़ का नेटवर्थ, टर्नओवर 1000 करोड़ का, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ का, तीनों में से कोई भी चीज एक हिट हो गया, तुमको सीएसआर देना पड़ता है कंटिन्यूस 3 साल के लिए, मतलब क्या, एक बार सीएसआर के क्राइटेरिया में आ गए, भले अगले साल नहीं आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिस साल क्राइटेरिया में आ गए उसके आगे के 3 साल तुमको सीएसआर देना पड़ेगा, इवन इफ यू फुलफिल और नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया, ठीक है। चलो फिर आज यहाँ पे रुक जाते हैं, कल ऐसे अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, लेट्स टॉक फॉर टुडे।